जंगल के किनारे एक पुरानी और टूटी फूटी झोंपड़ी थी जहाँ एक चोर रहता था जिसका नाम था काना। चोरी उसके लिए केवल एक अपराध नहीं बल्कि जीविका कमाने का जरिया बन चुका था। उसके अंदर का इंसान मरा नहीं था पर वह सो जरूर गया था। काना चुपचाप झोंपड़ी के बाहर बैठा था। उसने आज भी चोरी की थी पर उसका मन आज अजीब बोझिल था। लूट का सामान उसके सामने रखा था पर उसे देखकर भी आज कोई खुशी नहीं हुई। अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह सतर्क हुआ पर अगले ही क्षण उसकी आंखों में आश्चर्य फैल गया। सामने एक वृद्ध संत खड़े थे, सफ़ेद दाढ़ी, शांत मुद्रा और आंखों में ऐसी करुणा मानो संसार का हर दुख अपनी झोली में समेट लिया हो। बेटा, यहाँ कौन रहता है? संत की आवाज़ शीतल थी मगर उसमें अद्भुत प्रभाव था। काना ने कहा, मैं रहता हूँ बाबा। संत ने पूछा, क्या करते हो? काना हिचकिचाया पर झूठ बोलना उसे आता नहीं था। वह स्वभाव से सीधा था, बस रास्ता गलत चुन लिया था। उसने साफ साफ कहा, चोरी करता हूँ। संत मुस्कुराए, अच्छा, और तुम खुश हो इस काम से? काना ने नीचे देखते हुए कहा, खुश नहीं बाबा, पर मजबूरी है, जिंदगी चलानी है। संत धीरे से उसके पास बैठ गए। बेटा, जीवन चलाने के रास्ते बहुत हैं पर तुमने वह चुन लिया जो तुम्हें और दूसरों को चोट पहुंचाता है। एक बात सुनोगे? काना ने सिर हिला दिया। संत ने कहा, भगवान का नाम लिया करो। काना ने गहरी सांस ली। नाम ले सकता हूँ बाबा, पर पूजा पाठ, मंदिर जाना, यह सब मेरे बस का नहीं। संत फिर मुस्कुराए, कोई बात नहीं, भगवान सिर्फ मंदिरों में थोड़ी ही रहते हैं, वे मन में रहते हैं। तुम बस दो बातें मान लो। पहली, जो काम तुम कर रहे हो वह गलत है, उसका असर तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा। दूसरी, आज से किसी भी पराई स्त्री को देखो तो उसे माता या बहन मानो। काना की आंखों में एक चमक आ गई। यह बात सीधे उसके हृदय में उतर गई। उसे चोर बनते वर्षों हो गए थे पर किसी ने उससे इस प्रकार प्यार और सम्मान से बात नहीं की थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, नाम लेना तो ठीक, और यह दूसरी बात, यह मैं अवश्य मानूंगा, वचन देता हूँ। संत उठे और मुस्कुराते हुए बोले, जब विचार साफ होते हैं बेटा तो रास्ते खुद ब खुद उजले होने लगते हैं। यह कहकर संत जंगल की ओर बढ़ गए। काना उन्हें दूर जाते देखता रहा। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर कुछ बदल गया है पर वह समझ नहीं पाया कि यह बदलाव कितना बड़ा तूफान लेकर आएगा। उसी राज्य में दूसरी ओर महल के पास एक अलग ही कहानी ने 12 वर्षों से अपना मौन दर्द संजो रखा था। राजा वीरेंद्र सिंह वीर, न्यायप्रिय और प्रजा के प्रिय थे, परंतु एक दुख उनके जीवन में ऐसा था जिसे वे कभी किसी से कह नहीं पाए। वह थे निसंतान। उत्तराधिकारी न होने की चिंता और प्रजा की अपेक्षाओं ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया था। यही कारण था कि उन्होंने अपनी रानी मधुलता पर संदेह करके उन्हें महल से दूर एक अलग मकान में भेज दिया था। न जाने क्यों, एक पल के अविश्वास ने वर्षों की प्रेम गाथा को राख कर दिया। रानी उस मकान में अकेली रहती थी। सैनिक हमेशा निगरानी में रहते पर उनसे कोई बात नहीं करता। 12 वर्षों का एकांत किसी जलते रेगिस्तान के समान था। रानी का मन धीरे धीरे पत्थर बनने लगा। एक रात काना ने सोचा कि किसी बड़े घर में चोरी करने से शायद वह कुछ दिन आराम से जी सके। वह उस मकान तक पहुंचा जहां सैनिक बाहर पहरा दे रहे थे। उसे यह नहीं पता था कि यह रानी का निवास है। वह अपनी चालाकी से दीवार फांदकर भीतर गया। अंदर जाते ही उसे लगा कि यह मकान कुछ विशेष है पर उसने अधिक सोचा नहीं। तभी अचानक पीछे से आवाज़ आई, कौन हो तुम? काना के कदम जम गए। उसने मुड़कर देखा। एक स्त्री चेहरे पर गहरी उदासी लिए खड़ी थी। वह रानी मधुलता थी। काना ने तुरंत हाथ जोड़ दिए। मैं चोर हूँ, गलती हो गई, कृपा कर सैनिकों को मत बताइए। रानी हल्का सा मुस्कुराई, ठीक है, नहीं बताऊंगी,
लेकिन बताओ यहाँ आए कैसे? ऊँट पर आया हूँ। रानी ने एक पल सोचा और कहा, अगर मैं तुम्हारे ऊँट को सोने चांदी से भर दूँ तो क्या तुम मेरी एक इच्छा पूरी करोगे? कान्हा तुरंत 2 कदम पीछे हट गया। संत की बात उसके मन में बिजली की तरह कौंध गई। पराई स्त्री को माता या बहन मानो? उसने हाथ जोड़कर कहा, आप मेरी माता के समान है। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जो पुत्र को शोभा न दे। उसी समय खिड़की के पास राजा मौजूद थे। सैनिकों ने उन्हें सूचना दे दी थी और राजा स्वयं देखने आए थे कि कौन है जो रानी के पास गया है। उन्होंने सब कुछ सुना, कान्हा के शब्द, उसका सम्मान और उसकी नीयत। राजा के मन का कठोर पत्थर जैसे पिघलने लगा। वे भीतर आए और सैनिकों को उसे पकड़ने का संकेत दिया, पर दंड देने की बजाय उन्होंने कहा, आज तुमने मुझे बहुत प्रभावित किया है, मांगो, क्या मांगते हो? कान्हा ने सिर झुकाया, महाराज, मेरी एक ही विनती है, रानी को महल में वापस ले आइए। वह अब मेरी माता है, उन्हें उनका सम्मान मिलना चाहिए। राजा का हृदय वर्षों बाद पिघल उठा। वे रानी के पास गए और बोले, चलो रानी, महल में वापस चलें। रानी ने शांत स्वर में कहा, पहले लिख कर दीजिए कि अब से मेरी इच्छा ही अंतिम निर्णय होगी। राजा ने तुरंत स्वीकार कर लिया। इसके बाद रानी ने जो कहा उसने पूरे दरबार को स्तब्ध कर दिया। मैं चाहती हूँ कि इस युवक को हमारा दत्तक पुत्र बनाया जाए और यह राज्य का उत्तराधिकारी होगा। राजा ने बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लिया। कान्हा, जो कभी चोर था, अब युवराज बन गया। चांदपुर राज्य में उस दिन का सूरज कुछ अलग ही चमक के साथ उगा था, जैसे आकाश स्वयं ही अपने रंगों से भविष्य की नई शुरुआत का स्वागत कर रहा हो। युवराज घोषित हो चुका था, पर वह कोई राजवंश का जन्मा राजकुमार नहीं, बल्कि एक चोर था जिसका हृदय शुद्ध था और नियत निर्मल। यह घटना पूरे राज्य में आग की तरह फैल चुकी थी। महल के गलियारों में, बाजारों में, खेतों खलिहानों में, हर ओर बस एक ही चर्चा थी, एक चोर अब युवराज बनेगा। क्या यह उचित है? लेकिन ऐसी बातें उस युवा को छू भी नहीं रही थी, क्योंकि वह अपने भीतर चल रहे तूफान से जूझ रहा था। कान्हा अपने नए कक्ष में बैठा था। विशाल कमरा, ऊंची छतें, दीवारों पर रेशमी पर्दों की सजावट। कोई भी यह देख कर कह सकता था कि यह कमरा किसी बड़े राजकुमार का है, लेकिन कान्हा को लगता था जैसे वह किसी और की दुनिया में जबरन बैठा दिया गया है। उसके सामने राजधानी के महल का उद्यान था, जहाँ मोर नृत्य कर रहे थे और फव्वारे अपनी मधुर धुन बजा रहे थे। पर कान्हा की आंखों में यह दृश्य सुंदर नहीं, बल्कि अजनबी लग रहा था। उसे याद आया, वह वही व्यक्ति है जो कुछ दिन पहले जंगल में संत से मिला था। एक ही सीख ने उसके भाग्य की दिशा ही बदल दी। लेकिन अब सवाल यह था कि क्या वह इस नए जीवन के योग्य है? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रानी मधुलता स्वयं भीतर आई। उनकी उपस्थिति में एक अलग ही गरिमा थी, शांति, मातृत्व और उसी के साथ एक अटूट शक्ति। कान्हा तुरंत उठकर खड़ा हो गया और सिर झुकाकर बोला, माताजी। रानी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, नया जीवन आसान नहीं होता, पर विश्वास रखो, तुमने जो रास्ता चुना है वह तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। पर माता, मैं चोर हूँ, एक चोर कैसे राजकाज संभाल सकता है? रानी हल्का सा मुस्कुराई, बेटा, चोर होना तुम्हारा कर्म नहीं, तुम्हारी परिस्थिति थी, और मनुष्य परिस्थिति से नहीं, अपने विचारों से पहचाना जाता है। जिस दिन तुमने मुझे माता कहा था, उस क्षण से तुमने खुद को बदलने का निर्णय ले लिया था। कान्हा उनकी बात सुनकर शांत हुआ, लेकिन उसके प्रश्न अभी भी खत्म नहीं हुए थे। माता, राजा साहब ने मुझे स्वीकार कर लिया, पर जनता, क्या वे भी मुझे स्वीकार करेंगे? रानी ने गहरी सांस ली। किसी भी परिवर्तन को समय चाहिए। तुम सही काम करोगे तो राज्य तुम्हें जरूर स्वीकार करेगा। मेरे साथ चलो, राजा तुम्हें बुला रहे हैं। वे दोनों महल के सभागार की ओर बढ़े। यह सभा कक्ष राजाओं का गौरव था।
राजा वीरेंद्र सिंह पहले से ही उपस्थित थे। उनके चेहरे पर ऐसी गंभीरता थी जैसे वे किसी बहुत बड़े निर्णय की तैयारी कर रहे हो। कान्हा जैसे ही उनके पास पहुंचा, राजा ने उसे बैठने का संकेत दिया। कान्हा, अब तुम इस राज्य के युवराज हो। इसका अर्थ है कि तुम्हें राज्य का संचालन, प्रजा का विश्वास और शासन की जटिलताओं को समझना होगा। कान्हा ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं सीखने को तैयार हूँ, पर मुझे आप सबका मार्गदर्शन चाहिए। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें मिलेगा, पर पहले तुम्हें अपनी परीक्षा देनी होगी। परीक्षा? हाँ। आज से 7 दिनों तक तुम राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा करोगे। किसानों, सैनिकों, व्यापारियों, ग्रामीणों, सबसे मिलोगे, उनकी समस्याएं सुनोगे, उनके दुख समझोगे। जिस दिन तुम प्रजा को समझ लोगे, उसी दिन यह राज्य तुम्हें समझने लगेगा। कान्हा ने दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, मैं यह परीक्षा अवश्य दूंगा। अगले ही दिन कान्हा की यात्रा शुरू हो गई। उसके साथ कुछ सैनिक और मंत्रीगण थे, पर वह बड़ी गाड़ी में नहीं, बल्कि साधारण घोड़े पर यात्रा करना चाहता था। वह चाहता था कि प्रजा उसे अपनी तरह का समझे। पहला गांव था बंसीपुर। खेतों के बीच बसे इस गांव में किसान कड़ी मेहनत करते थे, पर उनकी फसल का मूल्य बहुत कम मिलता था। जैसे ही लोगों को पता चला कि युवराज आ रहे हैं, वे इकट्ठे हो गए। एक बूढ़ा किसान बोला, युवराज, हमारी मेहनत बहुत है, पर साहूकार ब्याज इतना लेता है कि हम कर्ज में डूब जाते हैं। आप राजमहल में रहते हो, शायद हमारी बातों का असर न हो। कान्हा ने तुरंत कहा, मैं भी कभी गरीब था बाबा। मैं भले युवराज हूँ, पर दर्द और कमी को समझता हूँ। मैं आपकी समस्या को राजा तक पहुँचाऊँगा और इसका समाधान करवाऊँगा। यह मेरा वचन है। लोगों की आंखों में चमक आ गई। इसके बाद वह सैनिक छावनी पहुँचा, जहाँ सैनिकों की समस्याएं अलग थी। उनके हथियार पुराने थे और प्रशिक्षण कम। कान्हा ने सब सुना। फिर वह व्यापारियों से मिला, महिलाओं से मिला, बुजुर्गों से मिला। हर व्यक्ति उसे अपनी समस्या बताता गया। कान्हा ने हर समस्या को समझा और अपने मन में अंकित कर लिया। यात्रा के 7 दिन समाप्त हुए। जब वह महल लौटा तो उसके अंदर का भय खत्म हो चुका था। अब वह खुद को चोर नहीं, बल्कि अपने लोगों का सेवक महसूस कर रहा था। राजा ने पूछा, कान्हा, क्या सीखा तुमने? कान्हा ने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, राज्य को कमजोरियां नहीं, समाधान चाहिए। प्रजा को दिखावे नहीं, सहारा चाहिए। और यह सब मैं कर सकता हूँ यदि आप मेरा साथ दें। राजा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने उसे गले लगा लिया। मैं गर्व करता हूँ कि तुम मेरे पुत्र हो। पर कहानी में मोड़ आने वाला था। महल के कुछ दरबारी और मंत्री इससे खुश नहीं थे। वे सोचते थे, एक चोर हमारे सिर पर राज करेगा, यह कैसे स्वीकार हो। उन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। वे कान्हा को बदनाम करना चाहते थे, लेकिन उनसे बड़ा खिलाड़ी एक और था, राज्य का पुराना सेनापति कौंडिल। वह चाहता था कि उसका पुत्र युवराज बने, इसलिए वह कान्हा को हटाने की योजना बनाने लगा। एक रात कौंडिल ने महल के पास कुछ सैनिकों को भेजा ताकि वे एक झूठा आरोप लगाकर कान्हा को दोषी साबित कर सके कि युवराज अब भी चोरी करता है। पर कौंडिल यह भूल गया था कि कान्हा अब वही पुराना चोर नहीं था। वह जाग चुका था, विचारों से, कर्मों से और नीयत से। उस रात महल के बगीचे में जब कौंडिल के लोग घुसे, कान्हा स्वयं गश्त कर रहा था। उसे पता था कि युवराज होने का अर्थ केवल सिंहासन पर बैठना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी उठाना भी है। कान्हा ने सैनिकों को पकड़ा और उनके मुखिया से पूछा, किसने भेजा है तुम्हें? सैनिक ने डरते हुए कहा, सेनापति कौंडिल। अगले ही दिन राजा के सामने कौंडिल को लाया गया। राजा ने क्रोधित होकर पूछा, तुमने राज्यद्रोह किया है, क्यों? कौंडिल ने सिर झुका लिया, महाराज, मुझे लगा एक चोर राज्य नहीं चला पाएगा। कान्हा आगे बढ़ा और बोला, महाराज, इन्हें माफ़ कर दीजिए। अपराध इनका नहीं, इनके विचारों का है। जब तक लोग मुझे पहचानेंगे नहीं, वे मुझ पर विश्वास कैसे करेंगे? राजा इस उदारता से अत्यंत प्रभावित हुए। कौंडिल को क्षमा कर दिया गया
उस दिन से पूरे राज्य में संदेश फैल गया, युवराज भले चोर था पर उसका हृदय सोने जैसा है। और धीरे धीरे राज्य का हर व्यक्ति उसके पक्ष में खड़ा होने लगा। कान्हा अब न केवल युवराज था बल्कि प्रजा का सच्चा रक्षक बन चुका था। उसके मन में बस एक ही बात थी, माता ने जो सम्मान दिया, महाराज ने जो विश्वास दिया और संत ने जो सीख दी, उन सब पर खरा उतरता है। यही वह यात्रा थी जिसने उसे चोर से युवराज और अंततः एक महान राजा बनाने की राह दिखा दी।